20 explain the mechanical properties of जिसकी बेटा इस माइक जिनका कोई डिस्टरबेंस हो रहा माइक ऑफ कर दो, है ना। एक्सप्लेन द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। एक्सप्लेन और डिफाइन दोनों, इसके नीचे लिख दो डिफाइन, इनकी परिभाषा लिखो। डिफाइन द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। पदार्थों के यांत्रिक गुणधर्मों को परिभाषित करो। क्या क्वेश्चन क्या कहता है? पदार्थों के यांत्रिक गुणधर्मों को परिभाषित करो। अब दिख रहा है बड़ा, दिख रहा है ना? आ गया सर, आ गया, लिखो। हाँ बेटा, यांत्रिक गुणधर्म में सबसे पहला कौन सा था? फर्स्ट क्या है अपना? स्ट्रेंथ। क्या था? स्ट्रेंथ था ना। स्ट्रेंथ का मतलब था सामर्थ्य। ऐसा कुछ होगा? ऐसा है ना। चलो, क्या बेटा स्ट्रेंथ का क्या डेफिनेशन है? देखो, एक बार इनके नाम बोल के बताओ, मेरे साथ बोलो इनके नाम, जो जो अपनी डेफिनेशन है। नंबर पहला क्या बेटा? स्ट्रेंथ। बोलो एक बार। स्ट्रेंथ, हार्डनेस, डक्टिलिटी, टफनेस, ब्रिटलनेस, इलास्टिसिटी, मैलिएबिलिटी एंड क्रीप। चलो पहला लिखते हैं अपन सबसे पहले। स्ट्रेंथ क्या होता है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रेंथ में पहले के डेफिनेशन लिखो। स्ट्रेंथ किसे कहते हैं? सामर्थ्य किसे कहते हैं? बिना असफल हुए किसी पदार्थ पर बाहरी बलों को सहने की क्षमता को उनकी सामर्थ्य कहते हैं। बिना फेल हुए, असफल नहीं होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, है ना, असफल नहीं होना चाहिए। स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ। 5 किलोमीटर की दौड़ है, पुलिस में भर्ती होना है और 2 किलोमीटर चल के बैठ गया, अब नहीं दौड़ सकता मैं, है ना, फेल हो गया, असफल हो गया। किसी पदार्थ पर बाहरी बलों को सहने की क्षमता को उसकी सामर्थ्य कहते हैं। अरे इंग्लिश वाला लिखना है क्या? बिल्कुल इंग्लिश वाला लिखना है, यही मैं चीज कहना चाह रहा था। इंग्लिश वाला भी लिखो, भले तुम एग्जाम में मत लिखना, कहीं मत लिखना, पर अभी मैं जो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ना, जिंदगी में याद करोगे कि सर आप में मजा आ गया, वो इंग्लिश की प्रैक्टिस करवाई, उससे जिंदगी में आगे तुम्हारे को, क्योंकि बेटा टेक्निकल अपन कितना ही हिंदी की बात कर लें, अपने को आगे टेक्निकल टर्म्स इंग्लिश में ही टैकल करनी पड़ेगी, है ना। आगे कहीं पे भी जाओगे तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय मटेरियल ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय मटेरियल ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी बल लगाने पर पदार्थ जो विरोध करता है, अंदर से विरोध करता है ना। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय मटेरियल, मटेरियल द्वारा जो विरोध किया जाता है एप्लीकेशन का, है ना, ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल, बाहरी फोर्स लगाने पर, उसे हम उस पदार्थ की स्ट्रेंथ कहते हैं। तो स्क्रीन चली गई, जाने दो, बाकी जिनके रह गई वो देखो, कोई टेंशन नहीं, है ना।
ज्यादा टेंशन नहीं करना, वापस वापस आ जाओ। दिख तो आवाज आ रही ना, तब तक आवाज देखो। देखो 50 तरह के इश्यूज है बेटा, कभी आवाज नहीं आएगी, कभी स्क्रीन नहीं आएगी, कभी तुम डायरेक्ट बाहर निकल जाओगे, क्योंकि नेटवर्क इशू कितना जबरदस्त है यार। एक MBPS की स्पीड भी नहीं आ पाती अपनी, अगर तुम स्पीड टेस्ट करना है ना। तो लिखो, तो यही तो रेजिस्टेंस है अपन, यही तो अपनी स्ट्रेंथ है। इतने विरोधों के बावजूद भी हम अपनी क्लास ले रहे हैं, सारे विरोधों के बावजूद भी, है ना। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय मटेरियल्स, जैसे तुम लोग मटेरियल्स हो मान ली, वो मटेरियल तुम रेजिस्टेंस ऑफर्ड करते हो कि ऐसे कैसे करके क्लास बंद हो जाए, और हम हमारी पूरी एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। नहीं कैसे नहीं होती है ना, दुनिया की बेस्ट क्लासेस हम देने की कोशिश करते हैं। स्ट्रेंथ इज 3 टाइप्स, 3 तरह की स्ट्रेंथ होती है। बोलो मेरे साथ, बोलो। स्ट्रेंथ 3 तरह की होती है। क्या बेटा, क्या करें सर? डिपेंडिंग ऑफ द, ये आगे क्या लिखा हुआ सर, टाइप है क्या? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए मटेरियल ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। पीछे से नीचे। स्ट्रेंथ इज ऑफ 3 टाइप्स। ये बेटा इनको अभी लिखो मत, जो मैं बोल रहा हूँ ना केवल उतना ही लिखो, फालतू बातें कुछ नहीं, क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा नोट्स है। मैं केवल समझाऊंगा और काम की चीज लिखूंगा, बाकी नोट्स में से तुम शांति से बैठ के पढ़ना और इनको आराम से पढ़ना, और नोट्स में जो लिखना हो बाद में लिखना। ये मैं गूगल क्लासरूम पे डाल दूंगा अभी, आराम से इसको पूरा लंबा एक एक चीज इसमें। तो मैं चाह रहा हूँ समझाने का काम और मेन डेफिनेशन का काम मैं समझा दूं, लिखा दूं, है ना बेटा। तो देखो बस ये नहीं लिखना अपने को, फालतू चीजें नहीं लिखनी। स्ट्रेंथ 3, अपने को डेफिनेशन लिख दी अपन ने। क्या बोलोगे एक बार बोल के बताओ, स्ट्रेंथ किसे कहते हैं? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय मटेरियल ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। बाहरी बल लगाने पर पदार्थ द्वारा जो विरोध किया जाता है, जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस किया जाता है, जो प्रतिरोध किया जाता है, जो है ना, उस प्रतिरोध को, उस रेजिस्टेंस को हम स्ट्रेंथ कहते हैं, उस प्रतिरोध को। अगर हमारे पास जैसे हमारे पास एक कागज है और हमारे पास एक गत्ता है, दोनों को फाड़ते हैं हम थोड़ी देर के लिए, एक सिंपल सा एग्जांपल। तो कागज फट जाएगा और गत्ते में तुम्हारे को जोर आएगा, या कोई प्लास्टिक है या और कोई थोड़ी मजबूत चीज है तो उसको जोर आएगा। तो जिसमें जितना ज्यादा जोर आ रहा है तो वो उसकी स्ट्रेंथ है। बात समझ में आ रहा है ना? दिस इज द कंसेप्ट, है ना। स्ट्रेंथ 3 तरह की होती है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ लोड अप्लाइड। ये इधर लिखा हुआ है कि किस तरह का लोड अप्लाई करते हैं, उसके हिसाब से स्ट्रेंथ 3 तरह की होती है। 3 तरह की स्ट्रेंथ तुमने पढ़ी है, ऐसा पढ़ रहे होंगे तुमने 201 में। 201 में सर बहुत अच्छी तरह पढ़ा रहे होंगे। स्ट्रेंथ 3 तरह की होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और शियर स्ट्रेंथ। टेंसाइल मतलब तन्यता, तार खींचे जा सकने वाली कैपेसिटी। कंप्रेसिव मतलब दबाने वाली स्ट्रेंथ, संपीड़न, है ना। इसमें टेंसाइल का हिंदी में क्या है बेटा? तनाव सामर्थ्य, संपीड़न सामर्थ्य। और शियर का मतलब होता है फट जाना। शियर मतलब यहाँ पर क्या बेटा, इसकी हिंदी क्या है? अपरूपण सामर्थ्य, ठीक है, शियर स्ट्रेंथ, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, समझो इसको। अब लिखने की कहीं जरूरत नहीं है, खाली समझना। स्टील पढ़ा तुमने, आयरन और कार्बन का मिश्र धातु। रॉट आयरन सबसे प्योर धातु, 99.9% आयरन। एल्यूमिनियम Al बताया था कहां कहां मिलता है। कॉपर अपने खेतली में मिलता है वाला। ये सभी हैज सेम स्ट्रेंथ, इनकी सबकी आसपास जैसी स्ट्रेंथ होती है। इन कंप्रेशन, इनको अगर दबाओ, इनमें संपीड़न सामर्थ्य सब में एंड टेंशन, कंप्रेशन और टेंशन में, इनमें सब में ये स्ट्रेंथ बराबर होती है। बट इन शियर देयर स्ट्रेंथ इज 1/3 ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द टेंशन। शियर स्ट्रेंथ इनकी 1/3 रह जाती है टेंसाइल स्ट्रेंथ की। अगर टेंशन की स्ट्रेंथ इनकी यूनिट क्या होती है स्ट्रेंथ की? पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ अगर इनकी अपन थोड़ी देर के लिए माने 100 होती है, तो शियर में, कंप्रेशन और टेंशन में अगर 100 है तो शियर स्ट्रेंथ कितनी रह जाती है? खाली 33 रह जाती है, 33 पास्कल रह जाती है ना। इनकी प्रॉपर्टी इस तरह की है, लिखने की जरूरत नहीं है, खाली समझ लेना। अपोजिट टू दिस, कंक्रीट ग्रे कास्ट आयरन इज स्ट्रॉन्गर इन कंप्रेशन देन टेंशन। इसके अलावा जो अपनी कंक्रीट होती है, तुमने गांव में अगर देखा होगा, तुमने 4 लेन पर देखा होगा, जो सीमेंट की रोड बनती है उसको हम कौन सी रोड बोलते हैं? सीसी रोड। समझ रहे हो बेटा? वो रोड कौन सी होती है? सीसी रोड। सीसी का मतलब होता है सीमेंट कंक्रीट रोड। तो वो जो कंक्रीट है उसके ऊपर कितनी भारी भारी ट्रकें चल जाती है, 10 टन, 20 टन, 50 टन, कभी कभी तुम देखा होगा बहुत भारी भारी 100 टन की भी चीज जाती होगी। इतनी भारी भारी चीजें उसके ऊपर से निकल जाती हैं। ग्रे कास्ट आयरन मैंने बताया था, हमारी मशीनों के जो लोअर पार्ट होते हैं, जितने भी नीचे का बेस होता है मशीनों का,
वो हमेशा कास्ट आयरन का बनता है। उसके ऊपर कितनी भारी मशीन रख दो तो कास्ट आयरन की संपीड़न सामर्थ्य बहुत अच्छी होती है, इसलिए वो स्ट्रॉन्गर होते हैं कंप्रेशन में देन टेंशन। अगर उनको खींच लिया, अगर आपने खींच लिया तो वो टूट जाएंगे। ठीक है, क्या समझ में आया? कुछ कंसेप्ट समझ में आया? ये हमारा होता है स्ट्रेंथ के बारे में हमने ये लिखा, ये हमने पूरा पढ़ा। अगर एग्जाम में आप लिखना चाहोगे तो इतना एक्स्ट्रा चीज इतना लिख सकते हो। ठीक है क्या? ये सब तुम्हारे को अभी नोट्स में डाल दूंगा आज, उसमें गूगल क्लासरूम पे देखता आराम से। दूसरा लिखो, डेफिनेशन लिखो, इलास्टिसिटी। किसी को कुछ पूछना है क्या यहाँ तक पहले पॉइंट में? किसी बच्चे को पहले पॉइंट में पूछना है क्या? सर सीसी रोड की एक बार वापस बताना। सीसी रोड पे बेटा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है टेंशन की कंपैरिजन में। संपीड़न सामर्थ्य सीसी की, सीसी रोड की नहीं, खाली कंक्रीट की सीसी तो मैंने एग्जांपल दिया तुम्हारे को, है ना। कंक्रीट जो भी चीज है जिसको अपन सीसी रोड जिससे बनती है, जैसे वो कंक्रीट से बनती है। सीमेंट और कंक्रीट उनके अंदर बेटा क्या होता है, ये वाली कंप्रेशन स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। ऐसे ही ग्रे कास्ट आयरन, ग्रे का मतलब सिंपल जो अपना कास्ट आयरन है, उस कास्ट आयरन में भी कंप्रेशन स्ट्रेंथ अच्छी होती है, इसीलिए मशीनों के लोअर पार्ट हमेशा कास्ट आयरन के बनते हैं। ठीक है, अब आता है प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। लिखो, इसके बारे में लिखो, फटाफट निकालो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है देखो, प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी, ELASTICITY। एक बार बोल के बोलो, स्पेलिंग बोलो इलास्टिसिटी की। इलास्टिसिटी, ELASTICITY। ध्यान रखना, SITY नहीं है, CITY। प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। तुमने अपने कभी खाने मतलब कोई भी टिफिन ये वो, कहीं तुमने अपना रबड़ जो इलास्टिक कहते हैं, जिसको अपन कहते हैं कोई बांधने के काम में आने वाला जो रबड़ होता है, उसको देखा होगा, सबने देखा क्या भाई? कोई भी चीज बांधने के लिए जो मिठाई का डब्बा बांधते हैं या अपन घर पे कोई भी चीज बांधते हैं, रबड़ जो होता है जनरली अपनी मदर्स और तुम्हारे सिस्टर जो वो अपने चोटी में जो रबड़ बांधती है, रबड़ जिसको रबड़ बोलते हैं, सिंपल इलास्टिक वाला। या अपन कभी कोई बॉक्स बांधने में काम में लेता है, अरे तुम्हारी शीट अपनी ये शीट होती है जो तुम लोग बांधते, उसको रबड़ से बांध के लाते हो कॉलेज में, अगर जो होती है ना, नहीं ड्राइंग शीट। ठीक है, चलो, तुमने देखा उसको अपन बहुत सी बार इलास्टिक बोलते हैं, इलास्टिक कहते हैं उसको कहते हैं इलास्टिक देना, इलास्टिक रबड़ देना, ऐसा कुछ बोलते हैं रबड़, है ना। तो बट ये जो गुण है ना, क्या है, ये मैंने उसमें बताया था, अगर बल लगाओ तो वो डिफॉर्म हो जाए और बल हटाओ तो वापस अपने आकार में आ जाए, है ना। ये कंसेप्ट समझाया था ना? हाँ सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इलास्टिसिटी कौन सा गुण हुआ? इलास्टिसिटी में यह मटेरियल का वह गुण है जिसके कारण प्रत्येक पिंड इलास्टिक लिमिट के अंदर बाहरी बलों के विरुद्ध अपने आकार में परिवर्तन, डिफॉर्मेशन का विरोध करता है, परंतु परिवर्तन करने वाले बलों को जैसे ही हटाया जाता है, पिंड अपने पहले आकार में आ जाता है ना। क्या मतलब हुआ इसका? सिंपल सा मतलब है कि when force is applied on a body, on a material changes its shape, and as soon as the force is removed, it regains its original shape and size. ये अपनी वापस पुनः अपनी स्थिति में आ जाता है। बात समझ में आई क्या? हाँ। लिखो, इसको लिखो, फटाफट लिखो। यह मटेरियल का वह गुण है जिसके कारण प्रत्येक पिंड प्रत्यास्थ सीमा के अंदर बाहरी बलों के विरुद्ध अपने आकार में परिवर्तन का विरोध करता है। सबको दिख रहा है क्या ये? लिखो, फटाफट लिख दो इसको। कंसेप्ट क्या है मैंने समझा दिया। मीनिंग सर इंग्लिश में भी दिखाओ सर। कौन बोला इंग्लिश वाला? सर मैं सर शिवम। अंग्रेज, अब तू शांति से बैठ। जब मैं बोला तो तू कहाँ था? जब मैंने तेरे से पूछा था उस समय, जब मैंने तेरे को अटेंडेंस के लिए पूछा कहाँ है शिवम, तो कहाँ था तू उस समय? हैं? बाकी बच्चे लिखो बेटा। कनेक्ट नहीं हुआ था सर। हैं? कनेक्ट कैसे नहीं हुआ था? कनेक्ट दिख रहा था इसमें तो सर हैंग हो गया था ना। चलो ले बेटा लिखो, बाकी बच्चे लिखो, तेरे से बाद में बात करते हैं ना। बाकी बच्चे लिखो, यह मटेरियल का वह गुण है जिसके कारण प्रत्येक पिंड प्रत्यास्थता सीमा के अंदर बाहरी बलों के विरुद्ध अपने आकार में परिवर्तन का विरोध करता है, परंतु परिवर्तित करने वाले बलों को जैसे ही हटाया जाता है, पिंड अपने पहले आकार में आ जाता है।
लिखा क्या? हाँ नहीं मैं हटा रहा हूँ ना इसको, तो तेज से कर रहा हूँ। लिख शिवम, लिख तू लिख। When force is applied on a body, बाकी बच्चे जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो अपने आप इसको लिख भी सकते हैं, और कम से कम मेरे साथ बोले तो सही, कम से कम, है ना। When force is applied on a body, when force is applied on a material, when force is applied on a body, bracket में within elastic limit, when force is applied on a material within elastic limit, it changes its shape and size. It changes its shape and size, and as soon as the force is removed, it regains its original shape and size. It regain, R-E-G-A-I-N, it regain its original shape and size. When force is applied, force is applied on the material, and force is applied on the material within elastic limit. Within elastic limit. When force is applied on the material within elastic limit, when force is applied, it changes its shapes and size. It changes its shape and size as soon as the force is removed. It regains, G-A-I-N, it regains its original shape and size. This property of material is called elasticity. Yeah, this is called elasticity. इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? Elasticity. हम इसे इलास्टिसिटी कहते हैं। This is called elasticity. ठीक है। इसका डायग्राम बताया था मैंने बहुत अच्छा सा, है ना? तुम्हारे से डिस्कस किया था क्या पिछली बार? बेटा तुम्हारे को करवा रखा है शायद मैंने क्वेश्चन, है ना? देखो बेटा ये ऐसा एक डायग्राम बनाया था। ये देखो ऐसा, एक मिनट, ये ऐसा देखो, जैसे ये कोई बॉडी है, सपोज ये कोई बॉडी है ना? इसके ऊपर फोर्स लगाया, ये फोर्स लगाया, ये बॉडी है, इसके ऊपर अपन ने ये फोर्स लगाया, तो ये क्या हुआ? ये यहाँ से सेकंड स्टेज क्या हुई? फोर्स लगाया तो ऐसे मुड़ गई, सपोज ये मुड़ गई, है ना? ये फोर्स लगा रखा है, बता रखा है बेटा। और जैसे ही फोर्स हटाएंगे तो ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। ये 1, 2 और वापस 1 पे अगर फोर्स नहीं है, 1 पे फोर्स नहीं है, 2 पे फोर्स लगा रखा है और 1 पे वापस फोर्स नहीं है, तो रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। हाँ बेटा, हो गया? एक बार ये समझ में आया? ठीक है, चलो इसका एग्जांपल समझते हैं। क्या कहता है ये कहता है रॉट आयरन, कास्ट आयरन इज इलास्टिक के गुण होते हैं। रॉट आयरन और कास्ट आयरन बेटा है ना, इन दोनों में किसके गुण होते हैं? इसके अपने रॉट आयरन और कास्ट आयरन में इसके गुण होते हैं।
अब ये देखो क्या कह रहा है, रॉट आयरन एंड कास्ट आयरन में इलास्टिक के गुण होते हैं। इस्पात इज मोर इलास्टिक देन रॉट आयरन। इस्पात का मतलब स्टील, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रॉट आयरन। देखो स्टील जो है अपना, स्टील जो भी है वो मोर इलास्टिक है देन रॉट आयरन, है ना, रॉट आयरन से। जबकि रॉट आयरन इज मोर इलास्टिक देन कास्ट आयरन। कास्ट आयरन जो होता है ना वो हमेशा जमीन अपने मशीनों के नीचे पार्ट में लगता है, तो वो तो हमेशा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, इसलिए उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी कम होती है। ठीक है, टूट जाएगा। ठीक है, फिर क्या कहता है कि आगे क्या कहता है, प्रत्येक इलास्टिक बॉडी में परिवर्तन की एक लिमिट होती है। यदि पार कर दिया जाए तो पिंड में परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है। परिवर्तन की अधिकतम सीमा को इलास्टिक लिमिट कहते हैं। इस सीमा को हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं, है ना। जब तक कोई परमानेंट परिवर्तन नहीं हो, पदार्थ अपने पुनः अपनी अवस्था में आ जाए। अब बताओ तुम लोग कौन सी प्रॉपर्टी रखते हो, एक तो प्लास्टिसिटी, अब दूसरा गुण होता है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी तीसरी प्रॉपर्टी है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या कहती है, प्लास्टिसिटी मतलब सुगठ्यता। क्या कहता है, किसी पदार्थ पर बल लगने से इस गुण के कारण उसके आकार में बिना टूटे स्थायी परिवर्तन डिफॉर्मेशन होता है। इसके कारण पदार्थ पर लगाए गए बल को हटा लेने पर पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आता है। जैसे अपनी चिकनी मिट्टी है, खिलौना होता है ना, चिकनी मिट्टी का अपन जैसे गणेश जी बनाए, अभी अपन ने अभी इन दिनों गणेश जी बने हुए हैं, तो मिट्टी के बनाते हैं, तो अपन रात को बना के जाएं और सुबह उठे तो वापस मिट्टी बन जाए, ऐसा थोड़ी चाहेंगे अपन। उनकी फॉर्म में रहे ना, उसी फॉर्म में रहे, उनमें स्थायी परिवर्तन कर देते हैं अपन। ऐसे ही अगर रबर में अपन कर सकते हैं, ऐसे ही लेड में अपन स्थायी परिवर्तन कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं बेटा, प्लास्टिसिटी कहते हैं। इसका भी डायग्राम मैंने समझाया था, देखो इसका डायग्राम देखो ऐसा था। अगर ये एक फोर्स, ये एक बॉडी है, इसके ऊपर अपन ने फोर्स लगाया F, तो ये क्या हुआ, फोर्स लगाया तो इसमें परिवर्तन हो गया, ये ऐसे बैंड हो गई, ये बैंड हो गई, क्या नहीं आ रही, ये बैंड हो गई बेटा। फोर्स लगाया तो ये बैंड हो गई, और जब फोर्स हटाया तो भी ऐसे बैंड ही है। फोर्स हटाने पर भी, जब फोर्स नहीं था तो भी तो स्ट्रेट है, फोर्स लगाया तो बैंड हो गई, और फोर्स हटा दिया तो भी ये बैंड स्थिति में है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। ये प्रॉपर्टी हमारी प्लास्टिसिटी कहलाती है। देखो हिंदी वाले लिख रहे हो, दिख रहा है बेटा इनको तुमको, किसी पदार्थ पर बल लगाने पर इस गुण के कारण बिना टूटे स्थायी परिवर्तन होता है। शिवम लिख तो लिख, when a body does not gain its original shape and size, when a material does not regain plasticity. तीसरा प्रॉपर्टी है प्लास्टिसिटी। when a material does not regain its shape and size after removal of force, removal of external force is called plasticity. इसको हम क्या बोलते हैं, उस गुण को हम क्या बोलते हैं बेटा, प्लास्टिसिटी कहते हैं। डायग्राम कैसे बनेगा इसका, ये एक, ये दो फोर्स लग रहा है वो वाला, और तीसरा ये है ना, मुड़ा पर मुड़ा रह जाएगा, ये 1 2 और 3। जब कुछ नहीं था तो ओरिजिनल शेप ये थी, दूसरे फोर्स लगाया तो मुड़ गया, और फोर्स हटाया तो भी मुड़ा ही रह जाएगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। चलेगा क्या, समझ में आया? सर आगे वाला एक बार वापस निकालना। कौन सा पहले वाला, ये लो वापस निकालता हूँ। क्या लिखना बोलो इसमें से, हिंदी वाले लिखो इसको बेटा। हिंदी में चीज क्या है भाई, किसी पदार्थ पर बल लगने से, बोलना, एक बच्चा बोलना इसको, क्या लिखा हुआ है, किसी पदार्थ पर, नहीं क्या स्क्रीन नहीं आ रही है, आगे आराम से नहीं आया, किसी पदार्थ पर, बोलो सर स्क्रीन नहीं आ रहा,
सर इसमें नहीं आ रही है। बाकी बच्चे बोलो, जिसको आ रही है बोलो। किसी पदार्थ पर बल लगने से इसके गुण के कारण उसके आकार में बिना टूटे अस्थायी विरूपण होता है। इसके कारण पदार्थ पर लगाए गए बल को हटा लेने पर पदार्थ अपनी प्रारंभिक दशा में नहीं आता है। समझ में आ गया ना बात? बस आगे बढ़ो। डक्टिलिटी, इसके एग्जाम्पल क्या बेटा? ये कहाँ पे दिखता है अपने को? क्ले में, चिकनी मिट्टी में, लैड में और रबड़ में ये गुण पाया जाता है। ठीक है। चलो, अब तुमको लग रहा होगा, अब तुमसे पूछूं बेटा, विच इज मोर इलास्टिक, रबड़ और स्टील? स्टील और रबड़ में से ज्यादा इलास्टिक कौन है? इलास्टिक का मतलब वापस अपनी स्थिति में कौन आ जाता है वापस? अगर दोनों को एक सेंटीमीटर, दोनों को मैं एक सेंटीमीटर का एक्सटेंशन दूं, 1 सेंटीमीटर लोहे का तार, स्टील का तार खींचूं और 1 सेंटीमीटर रबड़ को खींचूं, तो दोनों में से एग्जैक्ट अपनी स्थिति में कौन आता है, रबड़ या स्टील? रबड़। लगता है अपने को रबड़ पर स्टील आता है बेटा। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबड़, ये खास बात है, पता तुम्हारे को? स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबड़। इसीलिए जो अपनी पटरी होती है, रेल की पटरी, वो स्टील की बनी होती है। रेल उसके ऊपर से निकलती है तो वो फैल जाती है, और जैसे ही रेल उससे निकलती है वापस वो अपनी जगह स्थिति में आ जाती है। उतने टनों की रेल ऊपर से निकलती है। फैल का मतलब पॉइंटों में, mm माइक्रोन्स में, ठीक है ना? यूनी की तुम देखोगे यार, यूं जैसे अपने आटा फैल जाता है, फैल जाए, ऐसा नहीं है ना, गीला आटा होता है, ऐसा नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। चौथी प्रॉपर्टी लिखो, तन्यता। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है तन्यता। तन्यता है ना? तन्यता। गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, ग्रे, कॉपर, एल्यूमिनियम। देखो फटाफट लिखो देना इसके बारे में। डक्टिलिटी का खत्म करते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज खत्म करते हैं यार। अपने को कल चैप्टर खत्म करना है पूरा, ठीक है? मैं फटाफट समझाता हूँ। धातु के, यार एक काम करें क्या बच्चों? हाँ सर। बेटा मैं समझा दूं अभी फटाफट, फिर तुम ये नोट्स पढ़े लिखते रहना ना, इनको आराम से देख के यार। हाँ सर। जी सर। क्योंकि देखो बेटा ना, अभी मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, फिर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, फिर और कोई प्रॉपर्टी है, बहुत सारा लंबा मामला है ना। तो थोड़ा बहुत आज समझा तो ज्यादा, कल बाकी समझा के कल खत्म कर देंगे चैप्टर। देखो बाकी तुमने सारा एसएम में भी पढ़ा हुआ है, तुम लोगों ने पढ़ा ना ये सब? हाँ सर। तो फिर सारा तुम मजे ले रहे हो मेरे यहाँ पे बैठे है ना? ये सब पढ़ा हुआ, तुम तो टाइम पास कर रहे हो। पूरा कोर्स पढ़ा अपना, 9-10 चैप्टर है अपने, कितने 11-12 चैप्टर, 14 चैप्टर है यार इस बार अपने। 14 चैप्टर है और दिन अपने खाली 2 दिन ही आते हैं। अभी अपन वीक में 2 दिन ही पढ़ पा रहे हैं बेटा, तो फिर ऐसे तो कोर्स होगा ही नहीं, है ना? चलो अब तो तुम प्रार्थना करो भगवान से कि जल्दी से जल्दी अपना कॉलेज खुल जाए तो अपन ढंग से वहां पे पढ़ पाएंगे, है ना? पर तब तक तो अपन इसमें पढ़ लें। चलो डक्टिलिटी के लिए सुनो बेटा। धातु के पतले तार खींचे जाते हैं। अधिकतर धातुएं ठंडी अवस्था में गर्म अवस्था की अपेक्षा कम तन्य होती है। ग्लास गर्म अवस्था में ज्यादा डक्टाइल होता है। गोल्ड सबसे डक्टाइल होता है। सोने के तार सबसे ज्यादा बनते हैं बेटा, सोने के तार बनते जब भी तो उसके गहने बन जाते हैं। गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, सोना, प्लेटिनम, चांदी, लोहा, कॉपर, एल्यूमिनियम। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डक्टिलिटी, ये सबसे ज्यादा डिक्रीजिंग, इनका ऑर्डर इस तरह से चलता है, यहां से लेके यहां तक चलता है। हाँ रामराम जी, यार मेरा तो 6000 का ही बात पता है, मेरे को तो पता यही है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना? ठीक है, और मैं वो लेके आता हूँ, आपको देता हूँ, है ना? ठीक है, ठीक है। आए बेटा वापस? हेलो हेलो बच्चों, अरे कनेक्टिविटी चली गई क्या? हेलो, कौन आ गए वापस आ गए? ठीक ठीक ठीक। दिन नहीं है क्या? ए बेटा आंखें खोल के देख रहा, आंखें खोल के। ए बीच में मत बोलो, फालतू बातें नहीं। देखो बेटा, डक्टिलिटी क्या हुई? जिसके तार खींच जा सकते, इतनी सी एक लाइन लिख लो, फटाफट एक लाइन लिख लो। पदार्थ का वह गुणधर्म जिसके कारण उसके तार खींच जा सकते हैं, बस इतना सा लिखो और आगे बढ़ो। पदार्थ का वह गुणधर्म जिसके कारण उसके तार खींचे जा सकते हैं, है ना? शिवम तू लिख, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच
द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, पदार्थ का वह गुणधर्म जिसके कारण उसके तार खींचे जा सकते हैं, उसे डक्टिलिटी कहते हैं। अब देखो कहता है, पता है क्या समझा रहा है, पदार्थ का वह गुणधर्म जिसके कारण उसके तार खींचे जा सकते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट कैन बी, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, ड्रॉन इनटू वायर क्या मतलब बेटा, देखो जैसे सोना ड्रॉन इनटू वायर, तार के अंदर ड्रॉन DRAWN खींचा जा सकता है, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, आयरन, कॉपर, इन सब के तार बनते हैं। इंक्रीज इन टेम्परेचर विल इंक्रीजेज डक्टिलिटी, तापमान बढ़ाओगे तो तार ज्यादा खींच सकते हो, है ना, और तापमान कम करोगे तो तार कम खींच सकते हो। चलेगा, अगला देखो, नेक्स्ट आगे आता है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी लिखो, पदार्थ का वह गुणधर्म, वह गुण जिसके कारण पीटने से, बेलने से, है ना, पीटने से धातुओं को बिना दरार पड़े पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। चादर मतलब पतली, थिन लेयर, पतली चादर का मतलब फॉइल, फॉइल में पतली, अपने खाने की चीजें होती है ना बेटा, अपनी ये मिठाइयों के ऊपर पतली पतली सी, कितनी पतली अपनी चांदी की और सोने की और इनकी अपने शादियों में या अपन देखते हैं लगी होती है, वर्क, जो वर्क बोलते हैं ना, वर्क है ना, ये मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी के कारण है। ये सोना और चांदी की मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी, बोलो एक बार, मैलिएबिलिटी, मैलिएबिलिटी, MALLEABILITY, मैलिएबिलिटी, पदार्थ का वह गुणधर्म, मैलिएबिलिटी ए साइलेंट हो जाएगा, मैलिएबिलिटी मतलब किसी पदार्थ को पीटने पर वो पतली चादरों में कन्वर्ट हो जाए। प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय विच इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्मॉल शीट्स, पतली चादरों में, पतली शीट्स में, पतली थिन वर्क में कन्वर्ट हो जाए। शिवम लिखा, शिवम, मैलिएबिलिटी, अंग्रेज भाग गया? नहीं सर, हूं ना। हाँ तो लिख सर, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्मॉल शीट्स। अरे और कोई अंग्रेज हो तो वो भी लिखते रहना रे, आवाज नहीं आ रही हो तो सुन लेना, है ना। बाकी बच्चों तुम लोग लिखना चाहो लिख लो बेटा, तुम भी साथ साथ में। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्मॉल शीट्स, शीट मतलब परत, पतली चादरों में। एग्जांपल क्या बेटा इसमें, सोना मोस्ट मैलिएबल, सबसे ज्यादा इसकी चादर बना सकते हैं, जब तो इसके गहने अच्छे बनते हैं। इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज मैलिएबिलिटी, और अच्छे बना सकते हैं। सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, इन सब की, ये सब क्या है, मैलिएबल है। ठीक है, बस बहुत है इतना, ये फालतू चीज लिखी हुई है। अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट है बेटा ब्रिटलनेस। क्या तुम सोच सकते हो कि कोई धातु भी कांच की तरह टूटती है? ब्रिटलनेस, भंगुरता। मैंने बताया था, अगर तुमको पता हो, कौन सी धातु ब्रिटल है बताओ? हीरा नहीं सर, हीरा नहीं, कास्ट आयरन इज द मोस्ट ब्रिटल धातु। अब कोई सोचेगा कास्ट आयरन कैसे ब्रिटल है, 2 टुकड़ों में टूट जाती है, अगर ऊपर से गिरा दो खाट में आ जाएगी। पर अपना जैसे ना, अपना चम्मच गिर जाए, थाली गिर जाए, स्टील कभी नहीं टूटता। तुम देखा, तुमने गिरे, मुड़ जाएगा, मोच आ जाएगी, है ना। पीतल का, ब्रास का चरू गिर जाएगा, मोचा पड़ जाएगा, है, बाल्टी गिर जाएगी, मोचा पड़, टूटेगा नहीं, 2 टुकड़ों में नहीं टूटेगा। समझ में आया ना? लिखो, ब्रिटलनेस लिखो, किसी पदार्थ में बहुत अधिक विकृत हुए बिना चोट पड़ने पर उसके टूटने के गुण को भंगुरता कहता है। द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस, कांच की तरह, जैसे कांच ऊपर से गिरता है, खट 10 पीस 50 100 पीसों में टूट जाता है, ऐसे ये 50-100 तो नहीं टूटता धातु, 2-4 टुकड़ों में टूट सकता है। तो पदार्थ का वह गुणधर्म जिसके कारण वो टूट जाता है। अरे टाइटैनिक देखी तुमने? टाइटैनिक, अरे पिक्चर थी बेटा, टाइटैनिक पिक्चर देखी थी किसी ने? वो जहाज बीच में से टूट गया था 2 टुकड़ों में, देखा था तुमने? वो उसको ब्रिटलनेस के कारण ही टूटा था। समुद्र के पानी के कारण खारा हो गया, खारा होने से वो खारे पानी से उसका मटेरियल खराब हो गया और वो 2 टुकड़ों में 2 टुकड़ों में टूट गया। कितने खूब 1718 लोग मरे थे उसमें, 3-4 हजार लोग, 2-4 हजार लोग जितने भी थे मरे थे ना। चलो
है ना, लिखो ब्रिटलनेस की डेफिनेशन क्या हुई? द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्मॉल पीसेस, सर बाय by virtue of which it can be converted into small pieces. चलो, ये बेटा है ना डक्टिलिटी की अपोजिट प्रॉपर्टी है। अगर कोई धातु डक्टाइल है तो वो ब्रिटल नहीं होगा, वो उसका अपोजिट हो जाएगा, है ना। जो जिसके तार खींच सकते हैं वो टूटेगा कैसे? समझ में आ रही तुम्हारा? चलो, अब आता बेटा दो अच्छी और प्रॉपर्टीज हैं, इसको बोलते हैं हार्डनेस। बहुत अच्छा है, हार्डनेस और टफनेस। ये दोनों भाई हैं बेटा, ये दोनों एक जैसे हैं। देखो तुम जब पेपर देके निकलते हो कॉलेज में से, तो बाहर आके आधे बच्चे क्या बोलते हो, यार बहुत हार्ड पेपर आया था यार, रोहित सर का पेपर था, अभी टेस्ट होगा ना, जैसे अभी 2-4 दिन बाद टेस्ट लूंगा अगले सप्ताह, और यार बहुत हार्ड आया था। तो थोड़ा कुछ बच्चे कहेंगे अरे यार बहुत टफ था पेपर, ऐसे भी बोलते हैं, बहुत सारे बोलते हैं ना पेपर टफ आया था, पेपर हार्ड आया था, ऐसे बोलते हैं। तो इन दोनों प्रॉपर्टी का मतलब समझो क्या कहता है। पदार्थ कटने, घिसने और क्या लिखा है? पदार्थ कटने, घिसने या खुरचने का प्रतिरोध करता है। कठोरता को ब्रिनेल टेस्ट द्वारा मापा जाता है। एक टेस्ट का नाम है बेटा ब्रिनेल टेस्ट, BRINELL। इसको टेस्ट से हार्डनेस नापते हैं। प्रॉपर्टी क्या हुई? द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रजिस्ट, इट मेक scratches on the other body. The property of a material by virtue of which it can scratch the other body. अगर दो पदार्थों को आपस में रगड़ो और जो जिस पे निशान छोड़ दे वो ज्यादा हार्ड होगी, जिसका निशान छूटेगा वो हार्ड होगी, जिस पे निशान छूटेगा वो सॉफ्ट होगी। अब बताओ, तुम लोगों ने फर्स्ट ईयर में एक जॉब बनाया था माइल्ड स्टील का, और तुम्हारे हाथ में एक फाइल थी, तुमने उसको घिसा था। अगर तुम्हारे को, मेरे को पता नहीं, तुमने वर्कशॉप गए नहीं गए, पर अगर वो घिसा तो जो फाइल बनी हुई थी वो थी हाई कार्बन स्टील की, तो वो हार्ड थी, और तुम्हारा जो माइल्ड स्टील था वो सॉफ्ट था, इसलिए वो घिसा। जो घिस गया माइल्ड स्टील और कम 51 mm से 50 mm हो गया तो वो कम हार्ड हुआ, और जो तुम्हारी फाइल थी वो ज्यादा हार्ड है। ठीक है क्या? समझ में आ रहा है मैं बोल रहा हूँ जो कंसेप्ट है ना? The property of a material by which it can make impression on the other body. जो बॉडी दूसरी बॉडी पर इंप्रेशन डाल दे उसे हार्ड कहते हैं। इसीलिए अगर रोहित सर का पेपर आया और हार्ड आया, इसका मतलब उस पेपर ने तुम्हारे दिमाग पर असर डाल दिया, और यार साला आज तो इतने क्वेश्चन किए, यही भूल ज्ञान वही भूल ज्ञान, है ना, ऐसा कंफ्यूज हो गया। ठीक है, तो वो हार्ड पेपर था। टफ कैसे होता है पेपर? टफ कैसे होता है? पदार्थ टूटने से पहले झटकों धक्कों का विरोध करता है ना। जैसे द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन रेजिस्ट, है ना, इट कैन एब्जॉर्ब एनर्जी। टफनेस में क्या होता है बेटा? इट कैन एब्जॉर्ब एनर्जी। एब्जॉर्ब एनर्जी। देखो, अगर मैं डस्टर को और चौक को ऊपर से एक साथ नीचे गिराऊं, डस्टर को और चौक को, तो नीचे गिर के क्या चीज टूट जाएगी? चौक टूटेगी। और दोनों के अंदर मैं 1 मीटर से गिराता हूं, और G का मान 10 है, और दोनों का मान 1 किलोग्राम है। M का मान 1 किलोग्राम, G का मान 10 है, और हाइट 1 मीटर है। तो दोनों के अंदर स्थितिज ऊर्जा कितनी थी? mgh कितना था? 1 × 10 × 1 बराबर 10 जूल। दोनों के अंदर था, बराबर था। ठीक है क्या? 10 जूल ऊर्जा थी, और दोनों को ऊपर से नीचे गिराया तो चौक तो टूट गई और डस्टर नहीं टूटा। तो टफ, दोनों में से टफ कौन सा हुआ? टफ कौन सा हुआ? डस्टर टफ हुआ, क्योंकि उसने नीचे mgh जो एनर्जी थी 10 जूल एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर ली। कैसे कर ली बेटा? उसने आवाज करके उसको एब्जॉर्ब कर ली, आवाज की और उसको बाहर निकाल ली एनर्जी को। जबकि चौक आवाज नहीं कर पाई और टूट गई। बात समझ में आया तुम्हारे को? झटका दिया अपन ने, मरोड़ा, धक्का दिया, तो उसका विरोध किसने किया? डस्टर ने किया। जबकि चौक विरोध नहीं कर पाया और खुद टूट गया। ठीक है क्या? अब एग्जांपल क्या होता है बेटा? पदार्थों को गर्म बनाया है ना, रॉट आयरन, माइल्ड स्टील क्या है? टफ मेटल्स हैं। अगर माइल्ड स्टील को ऊपर से गिराओ तो टूटेगा नहीं, रॉट आयरन को गिराओ तो टूटेगा नहीं, जबकि कास्ट आयरन को गिराओ तो टूट जाएगा। समझ में आ रहा है ना? एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। ठीक है,
और लास्ट प्रॉपर्टी बेटा क्रीप। उच्च ताप पर कई धातुओं में अतरायिक या विच्छिन्न प्रतिबल से प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। यह प्रवाह बहुत धीरे धीरे होता है, इसलिए फ्लो को मंद निरूपण या क्रीप कहते हैं। क्या मतलब हुआ? एट हाई टेम्परेचर देयर विल बी ए फ्लो ऑफ मटेरियल्स ड्यू टू स्ट्रेन, ड्यू टू स्ट्रेन। देखो सर एट हाई टेम्परेचर, due to high temperature there will be a flow of material। उच्च तापमान पर धातु अपने आप बहना शुरू कर देती है, ऐसा लगता है। तो उसका बहना शुरू होने वाला जो प्रोसेस उसे हम क्रीप बोलते हैं, जहां पर वो बहना शुरू कर देती है उच्च तापमान पे, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? हाई टेम्परेचर। एट हाई टेम्परेचर when the material starts flowing due to strain, due to stress and strain, it is called creep। अरे ठीक है क्या? देखो कैसे बेटा, इसको समझो इस चीज को। creep, अरे तुम्हारी ये डेरी मिल्क चॉकलेट नहीं होती? डेरी मिल्क चॉकलेट, सर अगर इसको गर्मी में मारा तो कैसे पिघल जाती है? ये थोड़ी सी जेब में रह जाए तुम्हारे तो कैसे पिघल जाती है, और बाहर निकाल दो तो क्या हालत होती है ना? ऐसे धातुएं जो होती है बेटा, उनको भी हाई टेम्परेचर पर वो बहने लग जाती है, यूं समझ लो, बस इतना सा कंसेप्ट है। ठीक है, इस प्रोसेस को क्रीप बोलते हैं। चलेगा क्या? चलेगा सर। चलो अब ये नोट्स है बेटा, आज ये नोट्स पढ़ना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 20 हो गया था कभी? 21वां क्वेश्चन लिखो। 21वां क्वेश्चन है राइट द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। लिखो 21वां क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन नंबर 21, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टी तुम्हारे को इलेक्ट्रिकल वाले पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रिकल की क्लास होगी ना तुम्हारी? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की क्लास होती है। क्या क्या प्रॉपर्टी होती है बोलो, पढ़ के बताओ। रजिस्टिविटी बोलो एक बार, रजिस्टिविटी बोलो, रजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ and thermoelectricity, इलेक्ट्रिसिटी, डायनेटिक स्ट्रेंथ और थर्मो इलेक्ट्रिसिटी, थर्मो इलेक्ट्रिसिटी। एक जना बोलो, पांचों बोल के बताओ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज 5 तरह की बोलो एक बार। एक जना बोलो, एक जना बोलो। रजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और थर्मो इलेक्ट्रिसिटी। वेरी गुड। इनका क्या मतलब है? इनका एक एक का मतलब अपने को यहाँ पर इसने बता रखा है। 21वां क्वेश्चन, ये रजिस्टिविटी का मतलब रेजिस्टेंस होता है R, तो ये उसकी प्रॉपर्टी है बेटा। रजिस्टिविटी का मतलब है RA/L। R मतलब रेजिस्टेंस, A मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, L मतलब लेंथ, लंबाई, तार की लंबाई। तो ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होगी, रजिस्टिविटी होती है। इसकी यूनिट हो जाती है ओम मीटर, ये ओम मीटर में नापता है। चालकता रजिस्टिविटी का उल्टा होता है, कंडक्टिविटी इज द अपोजिट ऑफ रजिस्टिविटी। ठीक है, फिर टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, फिर आता है जंक्शन फ्लो, ये कुछ एग्जांपल समझा रखे हैं। ठीक है, कौन से हो गए बेटा? 4 हो गए। इलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक, ये इसकी बेसिक चीजें बता दी। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में बता रखा है। सामर्थ्य, उच्च वोल्ट पदार्थ का सुरक्षा आवरण होता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, है ना। और ये जंक्शन फ्लोज के बारे में बता रखा है। अब आता है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर लिखो, ज्यादा इसके चक्कर में नहीं पढ़ना, है ना। बेसिक चीजें थोड़ी आइडिया ले लो। क्वेश्चन नंबर 21 लिखो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। लिखो क्वेश्चन नंबर 22 है ना, 22
सर लास्ट पॉइंट तो बताओ तो फिफ्थ वाला। क्या बेटा? तो वो थर्मो करके था ना। हाँ, थर्मो इलेक्ट्रिसिटी। कुछ नहीं, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी के लिए अपने जो फंक्शंस होते हैं ना, तुमने नाम सुना होगा सीबैक इफेक्ट। अगर एक तार को, जंक्शन को अगर ठंडे पानी में डालें, एक को गर्म पानी में डालें, दोनों के बीच में एक करंट फ्लो हो जाती है, इस तरह को थर्मो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, अभी ज्यादा डिटेल में मत जाओ, केवल तुम इनके बेसिक जो चीज बताओ, रेजिस्टेंस और इनके बारे में जो लिखा है इतना लिख लेना। ठीक है, ज्यादा अपन डिटेल में नहीं जाएंगे। आगे लिखो केमिकल प्रॉपर्टीज। ये तो बेटा तुम्हारे को इलेक्ट्रिकल वाले पढ़ाए तो उनसे और पूछ लेना है ना, पूछते रहना। केमिकल प्रॉपर्टीज, मटेरियल की केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है? लिखो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल? बोलो एक बार। कोरोजन रेजिस्टेंस। बोलो एक बार। कोरोजन रेजिस्टेंस, कोरोजन रेजिस्टेंस, केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन, एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी, अम्लीयता और क्षारीयता, अल्कलिनिटी, अम्लीयता और क्षारीयता। एंकिलिटी। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीकरण और ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये बेटा है ना, ये तीन बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। ये चार प्रॉपर्टीज मान लो। कौन कौन सी हो गई? कोरोजन रेजिस्टेंस, केमिकल कंपोजिशन, एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी और ऑक्सीडेशन रिडक्शन। चार प्रॉपर्टीज मान लो बस। और ये ऑक्सीडेशन तुमने केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत पढ़ी हुई है सारी प्रॉपर्टीज, इनके बारे में देखते रहना। आगे देखो, अब आता है बेटा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल? व्हाट आर द फिजिकल देखो, सबसे पहले हमने कौन सी पढ़ी बेटा? मैकेनिकल, फिर आई इलेक्ट्रिकल, फिर आई केमिकल और चौथी आई फिजिकल। लिखो फटाफट लिखो। प्रॉपर्टीज में क्या होता है फिजिकल में? सबसे पहले ये बोलो शेप, बोलो साइज, साइज, फिनिश, 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 कलर, साइज, फिनिश, कलर, फिनिश, स्पेसिफिक ग्रेविटी, कलर, ये क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी और स्ट्रक्चर, डेंसिटी, स्ट्रक्चर और पोरोसिटी, स्ट्रक्चर और पोरोसिटी, 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 POROSITY। देखो एक बार वापस बोलो। फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला है शेप। एक बार सब बोलो। शेप, शेप, साइज, साइज, फिनिश, कलर, कलर स्पेसिफिक ग्रेविटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर एंड पोरोसिटी। पोरोसिटी। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हो गई। अब इनका मतलब क्या होता है ये इसमें थोड़ा बहुत दे रखा है, बाकी तुम बेसिक चीजें देख लेना। ये नाम याद रखना तुम तो बेसिक चीजें। पोरोसिटी मतलब होता है सारंद्रता बेटा, है ना, सारंद्रता, उसके अंदर छेद कितने हैं किसी भी चीज के अंदर। ठीक है, बाकी जनरल चीजें हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लिखो अगला क्वेश्चन नंबर 23 में